पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबरदाज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। सरदार यूनिट के गेट पर मिला। मुझे देखते ही उसने जोर से नारा बुलंद किया और बाजू फैलाकर लिपट गया। उसके हमरा इलियास भी था। इलियास मेरा खुसूसी शागिर्द था। अगर आप लोगों को याद हो तो उसे बचाने के लिए मैं मरते मरते बचा था। वो भी मुझे अकीदत से मिला। दोनों बाजार जा रहे थे। सरदार ने मुझे साथ चलने की दावत देते हुए कहा, चल राजे, तुझे खाना खिलाते हैं। लंगर पर तो दाल पकी है। हम मेस को उमूमन लंगर ही बोलते हैं। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा रहने दो, भूख नहीं है। उसने पलवशा का जिक्र करके मुझे मतून किया। बोला मैं लिख कर देता हूँ। उसने न सिर्फ डट कर खाना खा लिया होगा बल्कि आज खुसूसी तौर पर मीठा पकवान भी बनाया होगा। मैंने भिन्नाते हुए कहा, तेरे वाले की तरह नहीं है। वो फखरिया लहजे में बोला, हो भी नहीं सकती, जापान की चीजें पायदार होती हैं। उसकी बीवी लीजोना जापानी थी। मैंने झिड़कते हुए कहा, अबे बेशरम पठान, पलवशे चीज नहीं इंसान है। इलियास मुखिल हुआ, बोला उस्ताद जी, मुझे नहीं लगता ये बहस खत्म होगी, तो क्यों ना किसी फैसले पर मुत्तफिक हुआ जाए। सरदार ने उसे हिदायत देते हुए कहा, यार तुम खाना ले आओ, यहीं खा लेंगे। नान, सलाद और चटनी लाना मत भूलना। इलियास सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। सरदार मेरे साथ हो लिया। इलियास के जाते ही वो पश्तो में शुरू हो गया, नोरवाया दिमा संगे दे। अरबों की तरह पठान भी अपनी जबान पर फख्र करते हैं। बोला, और सुनाओ, तेरी तीसरी कैसी है? नाम तो बहुत खूबसूरत है, राजकुमारी परमा। मैं तंजिया लहजे में बोला, क्या लगता है एक राजकुमारी के नजदीक काश्तकार के बेटे की क्या अहमियत होगी जो पहले से 2 बीवियों का खामद हो। वो मुतासिर हुए बगैर बोला, ज्यादा मजलूम और मासूम बनने की जरूरत नहीं है। ये आजिज़ी उसे दिखाओ जो तुम्हारे करतूतों से वाकिफ नहीं हो। मैंने डांटते हुए कहा, नामुमकिन है कि खान की समझ में बगैर मार खाए कुछ आ जाए। वो छाती चौड़ी करके बोला, खान पर हाथ उठाने से पहले गोरकन से कब्र की जगह मुख्तस करवा लेना जरूरी होता है। मैंने मौजू तब्दील करने की कोशिश की। कहा, क्या फजूल बातों में पड़ गए हो, यूनिट की नई ताजी सुनाओ। वो बिगड़ कर बोला, राजे, शराफत से तमाम तफसील बकते। लॉरा ब्राउन और राजकुमारी परमा के साथ जो गुलछरे उड़ाते रहे हो, मुझे एक एक लम्हे की तफसील दरकार है। मैंने मशवरा देते हुए कहा, तसव्वुर साहब के पास चलते हैं, उन्होंने भी तफसील सुनना होगी, एक साथ दोनों को भुगता लूंगा। मुंह बनाते हुए उसने मुझे यूनिट कैंटीन के सब्जाजार की तरफ खींचा। फिर बोला, रहने दो, उनके सामने तुमने तफसील नहीं वाज ही सुनाना है। मुझे तुम्हारी निशानेबाजी और जासूसी की फजूल कहानियों से कोई गरज नहीं। कुर्सी पर बैठने की बजाय हमने नीचे बैठना बेहतर समझा था। मैंने एक जवान को अपनी आमद की इत्तला देकर हवालदार मेजर के पास भेज दिया था। यूनिट में हाजिर होते ही फौजी के लिए सबसे पहले जिम्मेदार शख्स को अपनी आमद की इत्तला देना जरूरी होता है। सरदार ने बैठते साथ बैरे को पंजाबी, उर्दू, पश्तो में एक साथ पुकारा, आला का, दुआ चाय रावड़ा, खालिस दूध में, मीठा रोक के, पत्ती ठोक के। मैंने पूछा, मरियम बहन कैसी है? वो झल्लाते हुए बोला, ओ मामा, मरियम भी ठीक है, सुल्तान उसका बेटा भी ठीक है, मेरा सारा खानदान मजे में है। अब मुंह से वो फूटो जो मैं सुनना चाहता हूँ। उसकी बेसब्री पर मैंने कहा बुलंद किया, लेकिन साथ ही उसकी मजीद बकवास से बचने को तफसील बताना शुरू कर दी। इस दौरान कैंटीन वाला लड़का चाय रख गया था। सरदार बीच बीच में सवाल करता रहा। आखिर में वो कह रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि कोई लड़की इतनी समझदार भी हो सकती है। सच कहूं तो तुम्हारी बेइज्जती का सुनकर जितनी खुशी मुझे हो रही है उतनी पलवशा बहन को भी नहीं हुई होगी। मैंने कहा, क्या ख्याल है उसने ऐसा क्यों किया? सरदार ने पूछा, और क्या करती?
मैं इत्मीनान से बोला, अपने मोहसिन के साथ कैसा सलूक किया जाता है? सरदार ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम जैसे मोहसिन के साथ इससे कुछ बढ़कर ही बर्ताव करना बेहतर रहता। गुफ्तगू के दौरान ही मगरिब की अजान होने लगी। हम मस्जिद की जानिब बढ़ गए। वहीं तसव्वुर साहब से भी मुलाकात हो गई थी। अब वो एजाजी कैप्टन का रैंक लगा चुके थे और उनकी नौकरी भी करीबुल इख्तिताम थी। उनकी दावत पर उनके कमरे में चले गए। इलियास खाना वहीं ले आया था। खुशगपियों में खाना खाया गया और फिर चाय पी रहे थे कि तसव्वुर साहब का फोन बजने लगा। मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए उन्होंने हमें खामोश होने का इशारा किया। बोले, कमांडिंग ऑफिसर की कॉल है। फिर बटन दबाते हुए मोबाइल फोन कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, मुअद्दब अंदाज में कहते हुए वो लम्हा भर खामोश हुए और फिर कहा, जी सर, अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा है, मेरे पास मौजूद है। शायद कमांडिंग ऑफिसर ने मेरे ही बारे में पूछा था। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम सर। राब्ता मुनक़ता करके वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। कर्नल साहब याद कर रहे हैं। हम सरदार और इलियास से इजाजत लेकर कर्नल साहब के दफ्तर की तरफ बढ़ गए। दफ्तर के सामने हमें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा क्योंकि रात को दफातर बंद होते हैं। अफसरान किसी खास मकसद ही से दफ्तर आते हैं। वसीम साहब अपनी कार खुद ड्राइव करके पहुंचे थे। हमने एड़ियां जोड़कर सलाम कहा। नीचे उतरकर उन्होंने हमसे मुसाफा किया और दफ्तर की जानिब बढ़ गए। चंद लम्हों के बाद हम उनके सामने बैठे हुए थे। रस्मी कलिमात की अदायगी के बाद उन्होंने मुझे परमा अंसारी को बखैरियत वतन वापस लाने पर शाबाश दी और फिर मतलब की बात पर आ गए। बोले, जवान, ISI हेडक्वार्टर की जानिब से चिट्ठी मौसूल हुई है, वो तुम्हें मांग रहे हैं। मुझे अचंबा हुआ। मैंने कहा, समझा नहीं सर। वो सोचते हुए बोले, यार समझ में तो मुझे भी नहीं आ रही कि एक स्नाइपर को जासूस बनाने पर वो क्यों तुले हैं। अलबत्ता तुम्हें वहां नहीं भेजूंगा। उनकी गुफ्तगू मेरे सर पर से गुजर गई। तसव्वुर साहब मुखिल हुए। बोले, क्या राजा की मुस्तकिल पोस्टिंग आई है सर? कर्नल साहब बोले, लगता यही है साहब, लेकिन छुट्टी में सिर्फ तरबियती दौरानिये का जिक्र है और सच कहूं तो इसके पसे पर्दा अंसारी साहब का हाथ लगता है। उनके एजेंसी से गहरे रवाबित हैं और ज़ीशान के हालिया मिशन को लेकर वो बहुत पुरजोश थे। ये कहते हुए वो अचानक मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। बोले, क्या इस ज़मीन में तुमसे अंसारी साहब की कोई बात हुई थी? मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं सर। उन्होंने असबात में सर हिलाया, फिर बोले, ठीक है, तैयारी पकड़ो। मैं गड़बड़ा गया। कैसी तैयारी सर? वो बोले, जनूबी पंजाब के मशहूर मुन्ना गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में स्नाइपर्स की ज़रूरत महसूस की जा रही है। मुझे कहकर वो तसव्वुर साहब की तरफ मुतवज्जे हुए। बोले, हेड क्लर्क को बता दो ज़ीशान के ऑपरेशन पर होने का जिक्र करके जवाबी चिट्ठी भिजवा दे और ज़ीशान को दूसरे स्नाइपर के हमरा फिलफौर ब्रिगेड हेडक्वार्टर रहीम जार खान भेज दो। बाकी तफसील इन्हें वहीं से मिल जाएगी। तसव्वुर साहब ने असबात में सर हिलाया। बोले, ठीक है सर। वसीम साहब ने उन्हें चंद और हिदायत दी और हमें जाने की इजाजत दे दी। हम सलाम कहकर बाहर निकल आए। तसव्वुर साहब मुतबस्सम हुए। बोले, किसे साथ ले जाना पसंद करोगे? मैंने इत्मीनान से कहा, मैं बेआराम हो रहा हूँ तो दुश्मन क्यों आराम करे? उन्होंने कहकहा बुलंद किया। बोले, जानता था सरदार को ही ले जाओगे। बहरहाल मैं हेड क्लर्क को तुम्हारे मूव ऑर्डर का बता देता हूँ, तुम दोनों जाने की तैयारी पकड़ो। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सरदार बेचैनी से मुंतजिर था। मैंने कहा, तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में रहीम जार खान के लिए निकल रहे हैं। वो हैरानी से मुस्तफसिर हुआ। क्या सच? मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ, और अपने लॉकर की तरफ बढ़ा और नंबरों वाला कुफल खोलकर सफरी बैग में जरूरत की चीजें डालने लगा। चंद मिनट में तैयार होकर हम कोत में पहुंचे और रेंज मास्टर का बक्स, एमुनिशन और स्नाइपिंग का दूसरा सामान उठाकर यूनिट की MT यानी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ गए। अगले आधे घंटे में हम सफेद रंग की वीगो में सवार यूनिट से निकल रहे थे। वीगो को वापस लाने के लिए ड्राइवर और एक हवालदार भी साथ था। सड़क पर आते ही सरदार ने पूछा, अब जरा तफसील हो जाए। मैंने सब दोहरा दिया। उसने हैरानी जाहिर की। बोला, आखिर ISI को तुम जैसे निकम्मे की क्या जरूरत पड़ गई है? मैंने कहा, वसीम साहब के बकौल इसके पीछे अंसारी साहब का हाथ है। सरदार फिक्रमंदी से बोला, शायद ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें हीले बहानों से कब तक रोका जा सकता है? मैंने उम्मीद जाहिर की। कहा, वसीम साहब को थोड़ी मोहलत दरकार थी। उम्मीद है अब ताल्लुकात को बरूए कार लाकर कोई ना कोई हल सोच लेंगे। सरदार बोला, समझ में नहीं आ रहा, एजेंसी तुम्हारा करेगी क्या? क्या सोचकर वो एक स्नाइपर को जासूस बनाने पर तुल गई है? जासूस की तरबियत कोई भी हासिल करके ये जिम्मेदारी निभा सकता है, मगर स्नाइपर के लिए तो तरबियत के साथ कुदरती सलाहियत भी दरकार होती है, और यूनिट कैसे तरबियत याफ्ता स्नाइपर एजेंसी के हवाले कर सकती है?
संजीदा गुफ्तगू करते हुए वो पटड़ी से उतरा, बोला, तुम्हारी बेगैरतियां अपनी जगह मगर स्नाइपर तो तुम बेहतरीन हो। मैंने मौजू तब्दील क्या कहा, मुन्ना गैंग के खिलाफ ऑपरेशन को पहले स्नाइपर क्यों नहीं भेजे गए? सरदार ने ख्याल जाहिर किया, बोला, गालिबन कल ही बाकायदा चिट्ठी पहुंची है और मेरा अंदाजा है ISI की चिट्ठी भी अभी मिली होगी और वसीम साहब ने मोहलत के हुसूल को तुम्हें उधर घुमा दिया। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। थोड़ी देर गपशप के बाद मैं नशिस्त से टेक लगाकर सो गया। फौजियों को आराम और सुकून के लम्हात कम ही मयसर होते हैं, आगे न जाने क्या हालात पेश आने थे। हम सुबह 7-8 बजे ब्रिगेड हेडक्वार्टर पहुंचे और घंटे के बाद एक आर्मी काफिले के साथ राजनपुर जा रहे थे, क्योंकि असल कार्रवाई वहीं होना थी। हमारे साथ जाने वाला ड्राइवर और उसका साथी रहीम यार खान में रुक गया था। उन्होंने चंद घंटे आराम करके वापस लौटना था। तकरीबन 2 घंटे के बाद हम मतलूबा जगह पहुंच गए थे। वहां कमांडोज की एक कंपनी भी पहुंची हुई थी और हमें उन्हीं के साथ ठहराया गया था। सरदार को अपना एक नंबरी मिल गया था। एक साथ रिक्रूटी करने वाले एक दूसरे को नंबरी कहते हैं। उससे हमें जरूरी तफसीलात मालूम हुई। उसने बताया कि मुन्ना गैंग डाकुओं का एक गिरोह था जो दरियाए सिंध के साथ जुनूबी पंजाब के एक दूर उफ्तादा इलाके में मौजूद था। ये डेरा गाजी खान और सूबा सिंध के 150 किलोमीटर तक फैले कच्चे के इलाके के दरमियान मौजूद दर्जनों गिरोहों में से एक सरकर्दा गिरोह था जो उस खित्ते में काफी अरसे से सरगर्म था। गिरोह के कारिंदों की तादाद सैकड़ों में थी। एक अंदाजे के मुताबिक 400 से ज्यादा जराइम पेशा अफराद थे। उनका जरिया माश इगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और डकैतियां थीं। लड़कियों के जरिए मुतमव्विल लड़कों को फांस कर भी वो करोड़ों का तावान तलब करते थे। वो डाकू निहायत तरबियत याफ्ता थे और पुलिस मुकाबलों में शदीद मज़ाहमत का रिकॉर्ड रखते थे। वहाँ दरियाए सिंध का पानी काफ़ी फैलाव इख्तियार कर लेता है और 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो जाता है, जिससे इलाके ने जजीरे की शक्ल इख्तियार कर ली है और उसी जजीरे पर डाकुओं का गिरोह मौजूद था। वो जजीरा 2010 के सैलाब के बाद दरियाए सिंध में उभरा था। जजीरे की लंबाई 10 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर थी। इलाका वैसे तो जिला राजनपुर में आता था, अलबत्ता वहां से रहीम यार खान की सरहद बहुत करीब थी। ये साहिली पट्टी जुनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों के संगम पर वाक़ थी और नौ आबादियाती दौर से डाकुओं और आज़ादी के लिए लड़ने वाले जंगजुओं के लिए छुपने का ठिकाना थी। यह इलाका मुख्तलिफ अमलदारियों के दरमियान वाक़ था, जिस वजह से यहाँ तक कानून की रसाई मुश्किल हो जाया करती थी। ये जजीरा घने जंगल से ढका हुआ था और गुज़श्ता चंद बरसों में पंजाब और सिंध के सरहदी इलाकों के डाकुओं ने इसे अपनी पनाहगाह बना रखा था। अगर दरिया के किनारे से कश्ती पर उस जजीरे तक पहुंचने की कोशिश की जाती तो 1 किलोमीटर तक पानी में सफर करना पड़ता। जजीरे पर मुन्ना गैंग ने भैंसें पाल रखी थीं। उनके पास गंदुम का वाफिर जखीरा भी मौजूद था। उससे पहले 2005 में मुन्ना गिरोह ने इंडस हाईवे से 12 चीनी इंजीनियरों को अगवा किया था। बाद में उन्होंने उन इंजीनियरों को बगैर किसी तावान के रिहा कर दिया था। गैंग के पास जदीद असलहा बड़ी मिकदार में मौजूद था, जिसमें तैयारा शिकन तोपें भी शामिल थीं। माजी में ये ग्रुप रॉकेट लॉन्चर, G3s, लाइट मशीन गन, सब मशीन गन, दस्ती बम और टैंक शिकन बारूदी सुरंगें भी इस्तेमाल करता रहा था। गिरोह के सरबराह मुन्ना ने तस्लीम किया था कि वो भारतीय साख्ता हथियार इस्तेमाल कर रहे थे, अलबत्ता वो हथियार उन्होंने अफगानिस्तान से हासिल किए थे। वैसे भी तब अफगानिस्तान में भारतीय एजेंटों की काफ़ी तादाद मौजूद थी। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की इब्तिदा पुलिस ने की, मगर 18 दिन के मुकाबले में पुलिस के 7 जवान जाँ बहक हुए और 24 पुलिस वालों को डाकुओं ने यरगमाल बना लिया। पुलिस के मुताबिक अब तक ऑपरेशन में 7 डाकू हलाक हो चुके थे। पहल यरगमाली पुलिस एहलकारों की रिहाई के लिए मकामी कबाइल के जरिए गैंग से मुज़ाकरात किए जाते रहे और नाकामी पर फौज तलब कर ली गई। फौज ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया था, मगर अब तक कोई खास पेशकदमी नहीं हो सकी थी। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, मगर एक तो डाकुओं के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्नें मौजूद थीं, दूसरा उन्होंने यरगमालियों को सामने रखा हुआ था, इसलिए हेलीकॉप्टर से उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई मुमकिन नहीं थी। उसके अलावा शहरी आबादी भी करीब थी और बावजूद इंतबाह के वहाँ के बासियों ने इलाके को खाली नहीं किया था। इस वजह से फौज को तोपखाने के इस्तेमाल में एहतियात करना पड़ रही थी। मुन्ना गैंग ने गुज़श्ता बरस मई में भी 7 पुलिस एहलकारों को अगवा करके यरगमाल बनाया था, जिसके बाद गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था, जिसमें हेलीकॉप्टर से शेलिंग भी की गई। इस ऑपरेशन में अगवा किए गए एहलकार तो बाजियाब करवा लिए गए, ताहम डाकुओं को पसपा नहीं किया जा सका था।
मुन्ना गैंग के खिलाफ राजनपुर और रहीम यार खान पुलिस ने 2010 में भी ऑपरेशन किया था, जिसका दौरानिया 3 माह था। ताहम उसके मुस्बत नताइज बरामद नहीं हो सके थे। उस ऑपरेशन में नाम तो मुन्ना गैंग का चल रहा था, मगर दर हकीकत ये इलाके के 3 बड़े गिरोह थे जो आम हालात में तो अलहदा-अलहदा काम करते थे, मगर जो ही पुलिस उनके खिलाफ ऑपरेशन करती, तीनों गिरोह इकट्ठे हो जाते। चूंकि पुलिस के पास ऐसे गनशिप हेलीकॉप्टर या जदीद असलहा नहीं था कि उनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करके काबू किया जा सके, इसी वजह से फौज को बुलवाया गया। कच्चे के इलाके में कई पुलिस चौकियां और चेक पोस्टें कायम की गई थी। ताहम वो इलाका इतना वसी और ख़तरनाक था कि डाकू मुख्तलिफ खुफिया रास्तों की मदद से पुलिस नाकों से बच निकलते थे। साथ ही वो लोग मकामी भी थे और बस्तियों में उनके ख़ानदान आबाद थे, तभी वो उन आबादियों को ढाल बना लेते। ये तमाम तफसील हमें सरदार के नंबरी से मिली, मगर उसमें हमें अपने काम के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं हो सका था। इस बारे हमने सरदार के नंबरी से सुनगुन लेने की कोशिश की, मगर वो लाइल्म था। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और इसी वजह से हमने छत पर सोना पसंद किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।